हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो इसमें देखिए नेक्स्ट मोबिलिटी है ना। ओम्स लॉ तक पढ़ लिए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब पढ़ लिए थे, है ना। अब है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स is defined as drift velocity of charge carrier in per unit of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी इसको डिनोट म्यू से करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज कैरियर्स जो है, चार्ज कैरियर्स जो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखिए। यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आयंस होंगे। आयंस का मतलब होंगे पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। जैसे NaCl का सोल्यूशन ले लिए तो Na+Cl- है ना, ये सब आयंस है। यदि इलेक्ट्रोड जो है इंसर्ट कर दिया जाए और एक को प्लस एक को माइनस से, है ना, तो क्या होंगे, करंट फ्लो करेंगे इधर, है ना। Na+ का मूवमेंट इधर होगा, Cl- का मूवमेंट इधर होगा। तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स हो गए वो क्या हो गए, आयंस हो गए, ठीक है। यदि सेमीकंडक्टर मिलेगा, सेमीकंडक्टर, है ना, ठीक है, तो इसमें जो है जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड होल्स एक होते हैं, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं वहां पर एक होल क्रिएट होते हैं और उस होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही जो है होल का चार्ज कंसीडर किया जाता है। तो ये सब चार्ज कैरियर्स अलग अलग केस में। तो हम तो कंडक्टर पढ़ रहे थे, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मोबिलिटी हो जाएगा म्यू इक्वल टू VT बराबर याद होगा E इंटू कैपिटल M, स्मॉल E इंटू कैपिटल E बाई M, जहाँ E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, E था इलेक्ट्रिक फील्ड और M था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू टाउ था रिलैक्सेशन टाइम, है ना, डिवाइडेड बाई E। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तब म्यू इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू टाउ बाई M। यहाँ पता ही है E क्या था, लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। जो M था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जो टाउ था रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे आयंस या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से या एटम्स से कोलाइड करते थे तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता था, एवरेज टाइम इंटरवल लेते थे। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे तो सबका अलग अलग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, तो सबका एवरेज निकाल लिए, तो वो एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है ना, रिलैक्सेशन टाइम खाली लिख देते हैं, है ना। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहिए चाहे रिलैक्सेशन टाइम कहिए, वो टाउ है। तो मोबिलिटी हो गया इतना, E इंटू टाउ बाई M। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट बोला जाए तो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं VD का होता है
मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर, वोल्ट नीचे है तो पर वोल्ट, सेकंड में नीचे है तो पर सेकंड, है ना। तो इसको जो है नोट डाउन कीजिए, है ना। अब आगे देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है ना, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी, है ना, इंक्रीज करेगा। तो इसका जो रिलेशन होता है तो रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना, कुछ इस तरह से रिलेशन होता है। तो यहां था रो नॉट इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल at reference temperature T नॉट, है ना। तो रिफरेंस टेम्परेचर कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ रहेगा, कभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब जो क्वेश्चन में रहेगा वो रिफरेंस टेम्परेचर दे देगा, या तो डाटा में दिया रहेगा, डाटा टेबल में, तो वहाँ भी रिफरेंस टेम्परेचर दे दिया रहेगा कि T नॉट बराबर इतना। अलग अलग बुक में अलग अलग जो है रेफरेंस यूज किया है। जैसे एनसीईआरटी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अलग बुक में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ क्वेश्चन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना रो नॉट का वैल्यू दिया रहता है। तो चलिए वो रेफरेंस टेम्परेचर है ना T नॉट पर दिया रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है अल्फा जो है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अच्छा, और रो हो गया रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T का मतलब टेम्परेचर जो है इतना, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो नॉट दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी है बुक में दिया हुआ है, डाटा में, तो डाटा टेबल में। उसके बाद जो है पूछ दिया कि रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, मान लीजिए पूछ दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा, है ना। तो अल्फा T नॉट, है ना, और T मान लीजिए कि जितना डिग्री पर निकालना है, 100 डिग्री 200 डिग्री को यहाँ भर दीजिए, है ना। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, रो नॉट दिया हुआ रहेगा, रो निकाल लीजिए, है ना, रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो इसमें 1 प्लस, और ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो, है ना। तो 1 प्लस समथिंग हो गया, तो मतलब एक से बड़ा संख्या रो नॉट में, एक से बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो रो नॉट का वैल्यू बढ़ के आएगा, तो बढ़ के आएगा तो वही रो का वैल्यू जो है बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस सब बढ़ जाता है। अच्छा, अब क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ L/A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर दिया रहेगा, तो कोई कंडक्टर रहेगा, इसका लेंथ होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, है ना। तो दोनों तरफ L/A से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, L/A रो, और इधर भी, है ना, बराबर संख्या से तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो नॉट ये हो गया कितना, 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। तो देखिए कितना हो गया। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे R इक्वल टू, है ना, पिछले वीडियो में देखे होंगे R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है ना, जहाँ रो इसकी रेसिस्टिविटी हो गई, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका रेसिस्टेंस लिखेंगे R, इसका हो जाएगा R नॉट, है ना, रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट पे, 1 प्लस अल्फा, और ये हो गया T माइनस T नॉट। तो ये एक नया रिलेशन निकल के आ गया, है ना, है तो वही रिलेशन, है ना। तो ये R के टर्म में हम लिख दिए रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T, R नॉट जो है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट,
टी नॉट है ना, आर नॉट है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट है ना, जैसे इसका देखिए रो नॉट था टी नॉट टेम्परेचर पे, तो आर नॉट हो जाएगा टी नॉट टेम्परेचर पे और आर हो जाएगा टी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो लिख भी देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आर नॉट इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट reference temperature T naught, R is equal to resistance of conductor at temperature T है ना, T टेम्परेचर पे, तो बढ़ा दिए या घटा दिए टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस मान लिए R हो जाता है। और टी नॉट मतलब कोई रेफरेंस टेम्परेचर दिया रहेगा, रेफरेंस मतलब है ना क्वेश्चन में ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कुछ इस तरह से डाटा दिया रहेगा कि इतना पर रेसिस्टेंस इतना है, तो वही टी नॉट और आर नॉट होगा वहाँ पे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, ये देखिए रेफरेंस हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये कह रहा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम रेसिस्टेंस है, अब पूछ रहा कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 117 ओम हो जाएगा। ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बढ़ा है, कॉन्सेप्ट ये ना रेसिस्टेंस बढ़ा है कंडक्टर का, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर जरूर बढ़ाया गया होगा, है ना, तो वो टेम्परेचर हमको निकालना है। और दिया हुआ किसका वैल्यू है, गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रेसिस्टर इज, मतलब ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, तो या कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोलते थे है ना, तो ये दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री पर सेंटीग्रेड है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर नॉट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस है ना 100 ओम। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और कह रहा है कि आर बराबर हो जाता है कितना, टेम्परेचर जो है बढ़ाने पर ही होगा 117 ओम, तो हमको क्या निकालना है, वो टी निकालना है। तो ये सब डाटा तो लिख दिया। फार्मूला क्या था, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, इसी पे रखिएगा तो निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं कितना है, आर का वैल्यू देखिए वहां है 117 माइनस इक्वल टू है, ये है 100, ये हो गया 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, 100 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 117 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी निकालना है माइनस टी नॉट जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब क्यों अल्फा का भी रख देते हैं, नहीं रखे हैं, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 जीरो है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1.17 है ना, ये 1 है तो इधर आएगा तो -1 इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू टी -27 है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 0.17 आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 1.7 होगा इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू टी -27। इसको सॉल्व कीजिए, एक जीरो और यहाँ कर दीजिए, बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया, 2 डेसिमल यहाँ 2 डेसिमल यहाँ हट गया, तो हो गया 17/170 और 10⁻⁻⁴ नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो गया टी -27। तो ये जो है 10 बार में इससे कटेगा तो 1 जीरो कटेगा,
तो कितना बचेगा, ऊपर देखिए यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा 1000 है ना, एक 10,000 है ना, एक पर 4 जीरो है, एक जीरो कटा तो एक पर 3 जीरो, मतलब 1000 बचेगा। और इक्वल टू है t माइनस 27, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 और 27 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसको ठीक से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नेग्लिजिबली अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। बहुत ही कम करंट जो है ना एक वायर से पास किया जा रहा है जिसका लेंथ है 15 मीटर एंड अच्छा लेंथ निकल गया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। रेसिस्टेंस कितना मेजर किया गया है 5 ओम, ठीक है 5.0 मतलब 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट सारा हो रहा, तो उसी टेम्परेचर पे जो है रो का वैल्यू निकालना है। तो पढ़े थे R इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई ए, या रो लिखना रहेगा। तो देखिए ये R है, ए जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और L से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू ए का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई L 15 मीटर है, लिख देंगे 15 मीटर। तो चलिए 5 से 3 हो गया 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। याद कीजिएगा तो इसका यूनिट था ओम मीटर है ना। ऐसे देखिए R का हो गया ओम, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर, तो एक मीटर से मीटर कटेगा तो मीटर बचेगा, तो ओम मीटर, यही हो गया आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिल्वर वायर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया रेफरेंस टेम्परेचर, मतलब यही हो गया क्या चीज T नॉट, और ये हो गया क्या चीज R नॉट है ना। तो लिखे जाइए T नॉट इक्वल टू कितना हो गया 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड और R नॉट हो गया 2.1 ओम है ना। सिल्वर वायर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना दिया हुआ है 2.7 ओम। यहाँ भी देखिए 27.5 से 100 डिग्री किए तो 2.1 से 2.7 ओम है ना, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया। तो डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, हमको निकालना है रो, अल्फा था, अल्फा निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा माने थे, रो तो रेसिस्टिविटी था ना। तो R बराबर होता था R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट है ना, इसी फॉर्मूला पर रख दे रहा हूँ। तो हमको अल्फा निकालना है, बाकी सारे वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना है 2.7 इक्वल टू यहाँ पर 2.1 है, R नॉट का है यहाँ पर 2.1, यहाँ 1 है प्लस अल्फा T, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस ये हो गया 27.5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.7 बाई 2.1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, चलिए इसको माइनस कीजिए 0.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से हो गया 27 बाई 21 है ना, एक डेसिमल, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना। 27 बाई 21 माइनस 1 कीजिए,
इक्वल टू अल्फा इंटू कितना है 72.5। अच्छा, और यहाँ देखिए 3 से 9, 3 से 7, एलसीएम लीजिएगा है ना, तो 7 ये हो गया, 9 माइनस हो गया 7 इक्वल टू, अच्छा ये है अल्फा इंटू 72.5, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 2/7 इंटू 72.5, तो 2 डेसिमल 7 बचे 35 के 5, 3 बचा, 7 दूनी 14, 15 16 17 50 है ना। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा है ना 0.0039 है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक conductors, those conductors which obey Ohm's law are called ओमिक, और इसको लीनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर कंडक्टर्स। द VI curve for ohmic conductors are linear। तो वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू IR, आई इक्वल टू क्या लिखिएगा 1/R, R इधर आएगा इंटू कितना हो गया V, और 1/R कांस्टेंट है ना, किसी कंडक्टर के लिए 1/R कंडक्टेंस कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस है ना R, तो इसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते थे, रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते थे ना, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि इसको मान लिया y, इसको x, तो y इक्वल टू mx फॉर्म में ये इक्वेशन है, और y इक्वल टू mx फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास करता है। तो यहाँ VI कर्व की बात कर रहा है, तो ये हो गया V और ये हो गया I। जो VI कर्व होगा कहां से पास करेगा, है ना, यहाँ ओरिजिन से पास करेगा, है ना। तो VI कर्व फॉर ओमिक कंडक्टर आर लीनियर, है ना, और साथ में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एंड इट passes through origin, ठीक है, passes through origin से पास करना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए y पावर mx है ना, इस फॉर्म में इक्वेशन है, तो I इक्वल टू कितना है 1/R इंटू V। तो यहाँ पर देखिए V 0 रखिएगा तो ऑब्वियसली 1/R इंटू 0, I भी 0 है ना, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना। तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। कॉपर का, एल्युमिनियम का वायर को, है ना, अप्रोक्सीमेटली ओमिक कंडक्टर ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगला है नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, दोज कंडक्टर्स
which do not obey Ohm's law are called non-ohmic or non-linear conductor. The VI curve for non-ohmic conductors are non-linear ये क्या होता है, नॉन लीनियर होते हैं, है ना। द VI कर्व फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स है ना आर नॉन लीनियर होंगे। और यदि लीनियर हो भी गए बट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, है ना, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। तो VI कर्व जो है नॉन लीनियर, मतलब V बराबर आई आर ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो लीनियर ग्राफ आएगा ही आएगा। जैसे हम बताते हैं डायोड, तो सेमीकंडक्टर में इसको पढ़िएगा तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है उसको बोलते हैं, है ना। तो V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा तो फॉरवर्ड बायस में, है ना, उसमें सब पढ़िएगा, सब बताएंगे। उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में इस तरह से ग्राफ आएगा। और रिवर्स बायस में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे ग्राफ आएगा, है ना। रिवर्स बायस में वोल्टेज दीजिएगा तो बहुत कम ही निग्लिजिबल करंट फ्लो कर माइक्रो एम्पियर में, है ना। इधर माइक्रो एम्पियर में रहता है, ऊपर होता है मिली एम्पियर में, है ना। मतलब निग्लिजिबल करंट। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, है ना, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ हो गया, ब्रेक डाउन यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए नॉन लीनियर है ना, लीनियर नहीं है। और दूसरा में हो सकता है वाटर वोल्ट मीटर के केस में इस तरह से ग्राफ, देखिए ओरिजिन से पास नहीं किया, है ना, वाटर वोल्टा मीटर के केस में, ठीक है। ऐसी एग्जांपल है कि मतलब कि ओरिजिन से नहीं पास किया या नॉन लीनियर ऐसे मिला, ये सब, है ना। तो जो मतलब ओरिजिन से नहीं पास किया, लीनियर नहीं हुआ, मतलब लीनियर और V बराबर आई आर जो नहीं फॉलो किया ना, वो सीधे कहिए कि नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग जितने भी पढ़ेंगे सब, है ना, तो सब ओमिक कंडक्टर पर ही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।